सिलेबस के अनुसार हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना था लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से 8 नंबर चैप्टर से लेकर 11 नंबर तक। तो बताइएगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट में बताइएगा कि एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? हाँ 22.4 लीटर होगा। और स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। ठीक है, गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने दिया था। और एक गैस के विसरण की दर अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट बताइएगा वायु से हल्की गैस कौन है? वायु से हल्की। हाँ, वायु से हल्की गैस है अमोनिया। ठीक है। अच्छा, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। यह बहुत ही फंसाऊ प्रश्न है, ध्यान देना है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। नेक्स्ट बताइएगा कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। और ऐसा किसके कारण होता है? विसरण के नियम के कारण। बिल्कुल ठीक है, डिफ्यूजन के कारण। नेक्स्ट बताइएगा कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार क्या होगा? दुगुना हो जाता है। अणुभार बराबर वाष्प घनत्व गुने 2। तो वाष्प घनत्व 14 है तो अणुभार 28 हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है। ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4 है। नेक्स्ट बताइएगा कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सी। और परम ताप का भी मान वही है, -273 डिग्री सी। नेक्स्ट बताइएगा कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। यानी कि घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने की थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? बायोकैटालिस्ट, एंजाइम को। और एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? निकेल है। नेक्स्ट बताइएगा कि शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देगा? जाइमेज। ये बीपीएससी और बीआरएसआई बीएसएससी सब में पूछता है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देगा? जाइमेज। नेक्स्ट बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? प्लेटिनम के चूर्ण। और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट बताइएगा वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन, फ्यूल। अच्छा, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं? जल गैस। CO+H2। जल गैस को वाटर भी गैस, देखिए जल गैस कहिए, वाटर गैस कहिए, भाप अंगार गैस कहिए, तीनों एक ही नाम है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कोल गैस किसका मिश्रण है?
मीथेन हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अच्छा, प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। प्राकृतिक गैस में क्या रहता है मुख्य रूप से? मीथेन। प्राकृतिक गैस में नाइट्रोजन होगा, प्राकृतिक मीथेन, नेचुरल गैस में मीथेन रहेगा, और एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन रहेगा। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है कि वो गंध देता है? सल्फर के यौगिक या मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, बायोगैस में कौन सा गैस रहता है? CH4, मीथेन। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा ईंधन जो है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, कोयले की सबसे उत्तम किस्म की कौन है? कोयला एंथ्रासाइट है। देखिए, पीलीबीए सबसे कम पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, तब एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट एक नंबर, और पीट सबसे खराब। नेक्स्ट बताइएगा कि अग्निशमन में कौन गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन का। बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन। नेक्स्ट बताइएगा कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? परमाणु भार के। और मोस्ले वाला क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। और तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोनेबर त्रिक ने त्रिक नियम दिया था। ठीक है। और अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मोस्ले ने, जो परमाणु संख्या पर आधारित था। और सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया मेंडलीफ ने, जो परमाणु भार पर था, रसिया का था, रूस का रहने वाला। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, और आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट एलिमेंट को किस समूह में रखा गया है? 0 में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। 0 समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं? निष्क्रिय, अक्रिय, इनर्ट। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? यही निष्क्रिय ही होता है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक ऑक्सीजन है, और मानव शरीर में भी ऑक्सीजन है। पृथ्वी के पटल पर, पृथ्वी का जो भूपटल है उसका 97% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? 8। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि तत्वों के आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मेंडलीफ। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 15 से लेकर 19 तक, और उसके बाद पढ़ना है केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में थे। शुरू किया जाए। बताइएगा कि भारत का महान्यायवादी, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, वह किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? महान्यायवादी कहलाता है। ठीक है। और महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही किसी मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में और उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 में है। अच्छा, हाँ, मत देने का। हाँ, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
और वह उसके प्रसाद पर्यंत ही पद पर धारण करेगा, जैसे राज्यपाल भी हो गया। अच्छा, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता कैसी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ठीक है। अच्छा, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अच्छा, महान्यायवादी के सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो इस प्रकार महान्यायवादी के बारे में हमने पढ़ा कि महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। वह भारत सरकार का सबसे पहला कानूनी अधिकारी यानी कि विधि अधिकारी होता है और उसको संसद के वे किसी भी सदन का ना सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन संसद के किसी भी सदन में की कार्रवाइयों में या समितियों में बोल सकता है, उसमें भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और उसी के प्रसाद पर्यंत वह पद को धारण करेगा, ठीक है। महान्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए, ठीक है। और भारत के किसी भी न्यायालय में वो भाग ले सकता है, न्यायालय की कार्रवाइयों में, और उसे सुनवाई का भी उसमें अधिकार है। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 165 में। तो जिस प्रकार महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, तो राज्य महाधिवक्ता का 165 में, ठीक है। और वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति और महाधिवक्ता का राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल, अच्छा, इसके लिए हाई कोर्ट के जज बनने का योग्यता होना चाहिए महाधिवक्ता का, ठीक है। और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। देखिए, महाधिवक्ता का जो कार्य है ना, थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो बार बार फंसेगा। राज्य सरकार को, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार, राज्य में अलग पार्टी का सरकार होता है, केंद्र में अलग पार्टी का सरकार होता है, तो केंद्र वाला तो महान्यायवादी ठीक है, लेकिन राज्य महाधिवक्ता के जो पद पर होता है, इसमें 2 आदमी का भूमिका होती है, एक राष्ट्रपति की और दूसरा राज्यपाल का। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करेगा, लेकिन जो कार्य है उसमें अंतर है। यह राज्य सरकार को कानून से संबंधित ऐसे विषयों पर ही सलाह देगा जिसको वो कार्य राष्ट्रपति सौंपा है। हमेशा देखते हैं स्टेट और सेंट्रल में लड़ाई रहता है, तो ऐसे किसी कानूनी विषयों पर वो सलाह नहीं देगा, नहीं तो झगड़ा लगा रहेगा। और कानूनी स्वरूप से अपने कर्तव्यों का ऐसा पालन करेगा जैसे कि राज्यपाल कह रहा है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उन्हीं कानून के विषयों से संबंधित सलाह दे सकता है जिसको राष्ट्रपति सौंपेगा महाधिवक्ता को, ठीक है। और इसको भी सेम उसी प्रकार जो है सो मतलब अधिकार प्राप्त है जैसे कि महान्यायवादी को प्राप्त है। नेक्स्ट चलिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो कैग का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है? 148 से लेकर 151 तक, और इसका नाम है भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ये करेगा, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, अर्थात समझ जाइए कि सीधे सीधे महाभियोग, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकार के रुपया जो व्यय होता है उसी का जांच पड़ताल ये करता है कैग। और कैग की पद ग्रहण करने की सीमा क्या होगी? अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, या उससे पहले पूरा हो जाए, जो पहले आ जाए। मान लीजिए आप 60 वर्ष पर ज्वाइन किए, लेकिन जो इस 65 पर आपको रिटायर कर जाना है तो 5 वर्ष में रिटायर कर जाइएगा। तो महान्यायवादी की पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अच्छा, उसके अलावा ये भी बात है कि जो ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है, ये इस पद को धारण करने के बाद सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है।
बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, तो सीएजी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और भारत और प्रत्येक राज्य या प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र की संचित निधि से किए गए व्यय को कानून के अधीन व्यय किया गया है कि नहीं, इस बात की यह जांच करता है। तबे ना गलती करता है तो कहता है कि वित्तीय अनियमितता हो गई है, गबन हो गया है, तो इस सब का जांच यही करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित प्रतिवेदनों को किसे देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं और उस पर बहस होता है। तो कैग जो अपना रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट सदन के पटल पर रखवाएगा और विपक्ष का पार्टी और पक्ष का पार्टी उस पर बहस करेगा। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 151 में। अच्छा, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को, और राज्यपाल उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाकर बहस करवाएंगे। बहस होगा कुछ नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन देता है, विनियोग विधेयक से संबंधित, वित्तीय लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर परीक्षा रिपोर्ट। और राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा के पटल पर रखवाता है और उसके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। तो आप लोगों को खाली लगता है कि सांसद बन गए तो जाके वहां कुर्ते पायजामा झाड़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। तो यहां से ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, लोकसभा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का संरक्षक कहा जाता है। और यह किस समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में लोक लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है, लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट बताइएगा, भारत की संचित निधि काफी इंपॉर्टेंट है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। देखिए, भारत सरकार को कहीं से भी अगर आय आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, सीमा शुल्क से उत्पादन शुल्क से, ये सभी पैसे को कहाँ रखा जाएगा, संचित निधि में। माने कोई कहीं से कर्जा ले रहा है चाहे ये सब, संचित निधि से कोई धनराशि संसद द्वारा, संसद के विधि से ही खर्च की जा सकती है। माने कोई भी माने पैसा संचित निधि से निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, विनियोग विधेयक, उसी से खर्च होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 114 में है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही किसी मद में पैसे की कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए मनरेगा योजना ही चल रहा है, 50,000 करोड़ रुपया एक साल के वित्तीय वर्ष का पैसा है। तब तक पता चला कि अभी मार्च पुगना ही है, 1 अप्रैल, तले हमारे जनवरी में 50,000 करोड़ खर्च हो गया। अब 20,000 करोड़ और चाहिए, चाहे लेबिलिटी आ गया है, मन उतना लोग मनरेगा में रोजगार कर लिया है तो 20,000 करोड़ चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, लेखानुदान पारित कराना पड़ेगा, और यही लेखानुदान पारित करा के पहले पैसा को लिया जाता है और फिर जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो उसमें इसको मर्ज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चुनावे है, जैसे मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के 2 महीना बाद चुनाव है और तब तक पैसे की जरूरत है, तो यही सब काम किया जाएगा, तो इसको अंतरिम बजट में शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, भारत की संचित निधि पर से कौन कौन व्यय किए जाते हैं उसमें सुनिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के माने जितना बड़का अधिकारी है लोग, सबका जो है राज्यपाल, हाँ राज्यपाल भी, राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ भारत की संचित निधि के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो इन सब लोगों का वेतन जो है इसी से दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब आइए भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में और आकस्मिकता निधि का उल्लेख है 267 में। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। तो आकस्मिकता निधि का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजेंसी फंड, ये हो गया 267, और संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड 266। ठीक है। और भारत की आकस्मिकता अधिनियम कब पारित गठित की गई थी? 1950 में, और यह कार्यपालिका के व्यवधीन है। और जब तक विधानमंडल, ठीक है, जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक जो है कार्यपालिका को खर्च करने के लिए इससे अग्रिम धन दिया जा सकता है। और इस निधि में कितनी रकम है यह समुचित सुनिश्चित कौन करता है? विधानमंडल। इसीलिए इसका नाम है कॉन्टिजेंसी फंड। जब तक कोई मैंने विधेयक अगर नहीं आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए कहीं आपदा आ गया, तो अब विधेयक लाने का समय नहीं है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो वही आकस्मिकता निधि, अकस्मात निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड मानिए 267। ठीक है। अच्छा 19 पढ़ना था ना। अब आइए संविधान संशोधन। तो संविधान का संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है, और इसमें 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। एक का कहता है साधारण विधेयक, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो साधारण विधेयक में आइए। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून बन जाता है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए? नए राज्यों को बनाना हो, राज्य क्षेत्र के सीमा और नाम बदलना हो, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी और केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं के लिए साधारण विधेयक। विशेष बहुमत में आइए। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। खूब ध्यान से सुनिए तो फंस जाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा है, तो उसके जितने भी सदस्य हैं, तो कुल सदस्यों में बहुमत हो गया, या तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित किया जाए, तब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह अंग बन जाएगा। और न्यायपालिका और राज्यों के अधिकार, आगे न्यायपालिका और शक्तियां जैसी कुछ इस विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। राज्यों के अधिकारों को बढ़ाना हो, घटाना हो, न्यायपालिका में कुछ चेंजिंग करना हो, तो यह होगा तीसरा नियम से, यानी कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। यहाँ पर आए कि संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि संविधान के उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो, या उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, तब वो विशेष बहुमत होगा। और उसके अलावा राज्यों के द्वारा भी इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, आधे से अधिक। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में चेंजिंग करना हो, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति, अनुच्छेद 55। उसके अलावा संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना हो, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति। अच्छा 7वीं अनुसूची का कोई विषय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध में क्या चाहिए? संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति। और संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि राज्य विधानमंडल जो होता है वो कोई भी विधेयक, यहाँ तो सेंट्रल का ये हो गया कि मान लीजिए पारित करा लेगा लोग, वहां राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे, क्योंकि उसी का चलती है। हमेशा राज्य जो है केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि राज्यों से ज्यादा पावर किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा जो विधेयक पारित किए हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है, और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना मंतव्य नहीं देगा, आप उसको पारित नहीं कीजिएगा। फाइल आपके पास, देखिए राज्यपाल के पास कोई फाइलें ना भेजिएगा कानून बनाकर,
और राज्यपाल क्या किया, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो जब तक फाइल नहीं आएगा बार बार तब पारित नहीं न कीजिएगा, बिना फाइल का कोई काम होता है? फाइल हाथ में आएगा तब ना फिर मान लीजिए संशोधन करेगा लोग। तो बहुत बार ऐसे है कि वो राज्य सरकार का विधेयक खत्म हो जाता है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत प्लस आदेश से राज्यों की हाँ स्वीकृति। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की। चलिए बताइएगा लोग, सबसे अच्छा चालक कौन धातु है? सिल्वर, चांदी है, ठीक है। उसके बाद कॉपर, तांबा है, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के। अच्छा बताइएगा कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और वही जो है अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। अर्धचालक पदार्थों में क्या मिला देने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी? अशुद्धियां। नेक्स्ट बताइएगा, आवेश का मात्रक क्या है? चार्ज का, हाँ कूलम्ब है। आवेश का मात्रक कूलम्ब है, ठीक है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब है। और विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब है, अदिश राशि है वह। अच्छा, विभवांतर कौन सी राशि है? अदिशे है। अच्छा, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? कैपेसिटी का फैराडे है। प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण बताइए। बोलेडेसु, बोल्टिए, लेक्लांचे, डेनियल, शुष्क सेल। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। उसके अलावा फोरेसी प्रेमिक के लेखक भी तस्लीमा नसरीन है, ठीक है। सेक्स पुस्तक के लेखक मैडोना, ठीक है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट बताइएगा, एवोर्ड ऑफ लव, एवोर्ड ऑफ लव और सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। अच्छा, द राइट ऑफ पैन, द राइट ऑफ पैन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस पेन। बहुत पूछा जाता है यह, याद रखिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल, ये सब चेतन भगत हैं। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल केरला गुड ऑन कंट्री शशि थरूर। अच्छा, लेट्स किल गांधी तुषार गांधी है। द ओडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा। लिविंग हिस्ट्री हिलरी क्लिंटन। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, खालिद मोहम्मद। इंडिया द सीज विद इन एमजे अकबर। त्यागपत्र दे दिया, बस मीटू कार्यक्रम चला कि एमजे अकबर त्यागपत्र दे दिए। अच्छा,
मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, बियॉन्ड द वार पुस्तक के लेखक कौन है? सीताकांत महापात्रा। डॉक्टर सीताकांत। डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक मदर टेरेसा। फ्रेंड्स एंड फोएस पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स एंड फोज। हाँ, फोएस मुजीबुर रहमान। अच्छा, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक बिल क्लिंटन। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के मेघनाथ देसाई। ये ब्रूस विद लाइफ पुस्तक के लेखक सतीश गुजराल। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। ये सब मिला है, ये सबको कौन बुकर पुरस्कार मिला है? अच्छा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अच्छा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणधति राय। कैन पाकिस्तान सरवाइव पुस्तक के लेखक कौन है? वही तारिक फतेह। हाँ, क्या लिखा है? तारिक फतेह। क्या लिखते हैं? कैन पाकिस्तान सरवाइव, क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? अच्छा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। अच्छा, इग्नाइटेड माइंड्स, माई ड्रीम, एनविजिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक मार्गरेट थ्रेचर। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड एम.एस. स्वामीनाथन। किसके जनक थे? हरित क्रांति के विश्व स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के थे, और नॉर्मल ई बोरलॉग विश्व स्तर पर थे अमेरिका के। भारत के हैं एम.एस. स्वामीनाथन, और उन्होंने पुस्तक लिखा है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, यानी